नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जेके एंड हिंदी में। मित्रों, इससे पूर्व हमने क्रिया के टॉपिक को देखा था और क्रिया का टॉपिक कुछ बीच में छूट गया था। उसके बाद में हमने अलंकार को लिया था। आज पुनः हम क्रिया के टॉपिक को ले रहे हैं और क्रिया के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद में हमने पहला भेद देख लिया था और आज हम दूसरे भेद की बात करेंगे। हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करेंगे कि काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। पहले हमने देख लिया था भूतकाल। आज हम वर्तमान काल की बात करेंगे, अर्थात वर्तमान कालिक क्रिया की बात करेंगे आज। पहले हमने भूतकालिक क्रिया को देखा था, आज वर्तमान कालिक क्रिया को देखेंगे, बाद में भविष्यकालिक क्रिया आएगी। आज हम पढ़ते हैं वर्तमान कालिक क्रिया के बारे में। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज हम ले रहे हैं आपके सामने काल के आधार पर क्रिया के भेदों में पहला भेद हो गया था। दूसरा भेद हम ले रहे हैं आज और वो दूसरा भेद आता है वर्तमान कालिक क्रिया। पहला भूतकालिक क्रिया था, दूसरा आ रहा है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। मित्रों, वर्तमान कालिक क्रिया की बात कर लेते हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ मानी जाती है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाए वहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। हमने क्या बोला? मैंने बोला है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाए वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। इसको मित्रों मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप उतार भी सकें। तो देखिए, वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ होती है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाए, जारी समय में होना पाया जाए, जारी समय में होना पाया जाए तो वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। तो वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। मित्रों, वहाँ पर क्रिया कौन सी मानी जाती है? वर्तमान कालिक। कहाँ पर? क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाए वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। अब बात करते हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया के भेद कितने होते हैं मित्रों। तो वर्तमान कालिक क्रिया के 5 उपभेद माने जाते हैं। नीचे लिखेंगे वर्तमान कालिक क्रिया के 5 उपभेद माने जाते हैं। कितने उपभेद होते हैं मित्रों? 5 उपभेद माने जाते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के 5 उपभेद हो गए और 5 उपभेदों में भी पहला उपभेद आता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। पहला उपभेद है सामान्य वर्तमान कालिक
क्रिया। बात करते हैं मित्रों कि सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ मानी जाती है। तो देखिए, जहाँ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दांश लिखे हुए आए, वहाँ पर सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। कहाँ? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दांश लिखे आए, आदि शब्दांश हो। मैंने क्या बताया? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया पढ़ रहे हैं मित्रों हमें। तो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दांश हो, तो वहाँ पर हम सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानते हैं। जैसे महेश, उदाहरण अपने सामने, महेश पुस्तक पढ़ता है, महेश पुस्तक पढ़ता है। इसमें देखिए मित्रों, ता है शब्दांश लिखा हुआ आया है, ता है, ता है, पढ़ता है, ता है लिखा हुआ आया है। यहाँ पर देखिए ता है शब्दांश लिखा हुआ है, तो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया हो गई, महेश पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद में अगला उदाहरण है कि मैं रोज़ाना घूमने जाता हूँ, मैं रोज़ाना घूमने जाता हूँ। इसमें देखिए मित्रों क्या लिखा हुआ आया है, इसमें वाक्य के अंत में ता हूँ, क्या लिखा हुआ है? ता हूँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए ता हूँ, इसका मतलब क्रिया कौन सी हुई? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया हुई। एक और उदाहरण आपके सामने आ रहा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसमें देखिए ता है लिखा हुआ आया है, वाक्य के अंत में मित्रों क्या लिखा हुआ है? ता है। इसका मतलब क्रिया कौन सी हुई? यहाँ पर भी क्रिया मित्रों सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। इस प्रकार से हम वर्तमान कालिक क्रिया का पहला भेद हमने देख लिया है, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। अब हम इसके बाद में इसके दूसरे भेद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। हम पढ़ रहे हैं वर्तमान कालिक क्रिया, और वर्तमान कालिक क्रिया में अब अगला भेद आता है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। हम पढ़ रहे हैं कौन सी? वर्तमान कालिक क्रिया। मित्रों हम काल के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं, और उनमें भी हम पढ़ रहे हैं वर्तमान कालिक क्रिया को। वर्तमान कालिक क्रिया का हमने पहला भेद देख लिया है, पहला भेद पूरा हो गया। इसके बाद में अपने सामने मित्रों दूसरा भेद आ रहा है इसका, वर्तमान कालिक क्रिया का दूसरा भेद है, और वो है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद कौन सा है मित्रों? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद आ गया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ मानी जाएगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो मित्रों अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया वहाँ होती है जहाँ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस प्रकार के शब्दांश यदि वाक्य के अंत में लिखे हुए आए तो वहाँ पर क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक मानी जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं
उदाहरण अपने सामने आया कि वर्षा हो रही है। उदाहरण आया अपने सामने, वर्षा हो रही है। इसमें देखिए रही है शब्दांश लिखा हुआ आया है, रही है लिखा हुआ आया है। इसका मतलब क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। इसके बाद में हमारे सामने दूसरा उदाहरण निकल के आया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या उदाहरण है मित्रों? उदाहरण है अपने सामने, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें देखिए रहे हैं शब्दांश आया है। क्या आया है? रहे हैं। रहे हैं आ गया। इसका मतलब क्रिया कौन सी हुई? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हुई। इसी प्रकार से मित्रों हमने अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। और तीसरी जो क्रिया आती है वो आती है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ मानी जाएगी, इस क्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया वहाँ होगी जहाँ वाक्य के अंत में रहा होगा। वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ आएगा? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इस प्रकार के शब्दांश वाक्य के अंत में लिखे हुए आए तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे उदाहरण दें आपके सामने, वह खाना खा रहा होगा। वह खाना खा रहा होगा। अब इसमें देखिए मित्रों, इसमें क्या है? संदिग्ध स्थिति है। वह खाना खा रहा होगा कि नहीं, स्थिति संदिग्ध है। तो देखिए रहा होगा आया है। वह पढ़ रहा होगा। अब पढ़ रहा होगा कि नहीं, स्थिति संदिग्ध है, रहा होगा आया है। क्रिया कौन सी होगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। इस प्रकार से हमने वर्तमान कालिक क्रिया के लगभग 3 भेद हमने पूरे कर लिए हैं। और अब चौथा भेद अपने सामने निकल कर सामने आ रहा है। वर्तमान कालिक क्रिया का चौथा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा भेद है मित्रों आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। चौथा भेद कौन सा आता है? चौथा भेद अपने सामने आ रहा है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो देखिए आज्ञार्थक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया जिसमें आज्ञा या आदेश का भाव होगा वहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। क्या होगा मित्रों? इसमें आज्ञा या आदेश का भाव होगा। जहाँ पर आज्ञा या आदेश का भाव हो, आज्ञा या आदेश का भाव होगा वहाँ पर क्रिया कौन सी है? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे उदाहरण है, राम अब तुम घर जाओ। राम अब तुम घर जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। और देखिए आज्ञा दी खड़े हो जाओ। और मैंने आज्ञा दे दी कि बैठ जाओ। इस प्रकार से मित्रों इसमें आज्ञा का भाव है। तो जहाँ पर आज्ञा या आदेश का भाव हो
वहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। ये क्रिया वर्तमान में संचालित हो रही है, इसलिए इसमें आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से मित्रों पांचवा भेद और इस क्रिया का वर्तमानकालिक क्रिया का अंतिम भेद वो है संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। मित्रों देखिए संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया कहाँ मानी जाती है, जैसा कि इसमें भी नाम से स्पष्ट है। संभाव्य का मतलब जहाँ संभावना का भाव हो। कहाँ हो? जहाँ पर संभावना का भाव हो। संभावना का भाव हो, जहाँ संभावना का भाव होगा वहाँ पर संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे उदाहरण हैं शायद पिताजी आए हो। संभावना है आए हो कि नहीं आए हो, लेकिन संभावना का भाव है, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया हो गई। और देखिए जैसे मान लीजिए कोई दो मित्र बात कर रहे हो और वो कह रहे हो कि कोई हमारी बात ना सुन रहा हो। कोई हमारी बात ना सुन रहा हो, इसमें भी मित्रों संभावना का भाव है, इस कारण यहाँ पर संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। इस प्रकार से मित्रों आज हमने वर्तमानकालिक क्रिया को कंप्लीट कर लिया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों मेरे द्वारा जो क्रिया पढ़ाई जा रही है वो क्रिया आपके विद्यालय स्तर के साथ साथ ये जो कंपटीशन की परीक्षाएं जितनी भी होती है हिंदी विषय की, उन सब में ये उपयोगी हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी करें।